राव खालिद साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से, इस्टेब्लिशमेंट और खान के ताल्लुकात के हवाले से आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कोई मैसेज, क्या कोई सिग्नलिंग मिली? देखिए, अगर तो तारीख देखें तो पसंद नापसंद चलती रहती है। कभी मियाँ नवाज शरीफ भी इसी सूरत हाल में थे। जी जी। अब वो आंखों के तारे हैं, वज़ीर आज़म नहीं बन सके। शहबाज शरीफ साहब भी सूरत हाल में थे और भी जरदारी साहब भी रहे। जरदारी साहब भी रहे, सारा देख के तो एक सिर्फ भुट्टो साहब थे जिनको ज़ियाउल हक फांसी पे चढ़ाने में कामयाब हो गए। बाकी तो ये चलता रहता है, कभी कोई राइट साइड पे होता है, कभी कोई लेफ्ट साइड पे होता है। ये हमारे मुल्क की शान निराली है तो उस पर क्या, उस पर मजीद तबसरा करें। लेकिन ये है कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने टेक अवेज की बात की, उसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ कि फोकस इसी पे है, इमरान खान के इशू पे। हालांकि इसमें 2-3 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, हमें बताइए, थी उसमें जिसपे ना तवज्जो दिया गया, ना गौर किया गया। पहले मैं ज़रा इसको एड्रेस कर लूँ। एक तो आर्मी एक्ट में सिविलियन का जो ट्रायल है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है और उसमें सज़ा हुई है उसको, तो फिर वो आर्मी एक्ट के तहत आता है और उसका कोलैबोरेशन हो उसके तहत। अच्छा। तो इसमें जो जैसे नजम साकिब साहब जिक्र किया, साइफर का एक केस है जो बनता है अगर उसको जोड़ा जाए, लेकिन क्या वो जनरल फैज़ से जुड़ता है? वो साइफर का केस, मेरा नहीं ख्याल जनरल फैज़ और साइफर और इमरान खान कोई कनेक्शन बनता है। अगर उसका कनेक्शन आप बना भी लें तो साइफर में सजाई का लदम हो चुकी है, कोर्ट उसको ख़त्म कर चुकी है, तो वो तो उस पे से नज़र नहीं आता। बाकी उन्होंने ज़ाती हैसियत में अगर सियासी या ज़ाती मकासद के लिए ओहदे का इस्तेमाल किया है तो वो तो उनके सर्विस के दौरान के मामलात हैं सारे, तो उसमें तो यकीनन जो भी उनका होगा वो उनका और उनके सबॉर्डिनेट्स या सीनियर्स जो भी उसमें आते हैं वो आते हैं। अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर को एज प्राइम मिनिस्टर जब थे इमरान खान, उसको लेके आते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमें बताती है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर के किसी एक्ट के हवाले से बात होगी तो दैट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसमें हम जाएंगे। दूसरा, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट थी वो उन्होंने न्यूट्रल अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ फौज के रिलेशनशिप की बात की है कि हम ना किसी के हक में हैं ना किसी के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट के साथ जो एक रिलेशनशिप एज इंस्टीट्यूशन उनका होता है वही होता है, आइन और कानून के अंडर जो होता है वो, उसमें उसको आप न्यूट्रलिटी से भी कर सकते हैं, उसको आप कौमी जो आर्मी एक्ट में भी ये बयान है, नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल कंस्ट्रक्शन में, कौमी डेवलपमेंट में, नेशनल डेवलपमेंट में वो अपना रोल गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक वो अदा करते हैं और ये उनकी अंडर द लॉ ड्यूटी है, आर्मी एक्ट के तहत भी, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी, वो उन्होंने बयान की। लेकिन क्या सियासी जमात के तौर पे पीटीआई 9 मई के बाद उसको इंतशारी टोला समझा जाता है या सियासी जमात समझा जाता है? सुप्रीम कोर्ट तो कहती है सियासी जमात है। अब 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमने देखा कि उसको इंतशारी टोले का खिताब भी दिया गया है, तो वो उसमें इस कैटेगरी में सियासी जमात की वो आती है कि नहीं आती। फिर DGISI के उनकी दौरान मुलाजमत रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की, वो मैं ज़्यादा उसमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। जनरल हमीद गुल साहब से किसी ने पूछा था कि DGISI किसको जवाब दे होता है, उन्होंने कहा जिसने उसकी ACR लिखनी होती है और जिसने उसे प्रमोट करना होता है उसको वो जवाब दे होता है। तो टेक्निकली तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो बॉस उनके जो हैं वो आर्मी चीफ ही होते हैं और उन्हीं को वो रिपोर्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, पहली दफ़ा मैं समझता हूँ नजम साकिब साहब तायद करेंगे कि बड़े अरसे बाद अफ़गानिस्तान के हमारी तरफ से ठंडी हवाएं गई हैं उधर, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारे और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते थे, रखना डालना चाहते थे, उनको मायूसी होगी। हमारे और अफ़गानिस्तान का जो ताल्लुक है वो किसी की, लेकिन आपको लगता है कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच भी है, क्योंकि एक तरफ फितनाल खारिज की बात भी हो रही है ज़ाहिर है साथ साथ, और दूसरी तरफ अगर ये स्टेटमेंट भी आ जाती है अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की भी, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच अब नज़र आ रही है, आपको लगता है? जी, मैं इसको इसीलिए अहम स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये हवा में उन्होंने को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान को नहीं की ये स्टेटमेंट। यकीनन कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ राब्ते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पे कोई बातचीत हुई है, और उसके बाद ये मुस्बत रवैया जो हमारी तरफ से है, हमने क्रिटिसाइज़ भी किया, हमने
हमला करने की भी धमकी दी, अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करने की भी। ठीक है राव खालिद साहब, आप बता रहे थे, ज़ाहिर एक तो हम मिलिट्री ट्रायल की बात कर रहे थे खान साहब की, लेकिन आप कुछ और अहम बातें बता रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर से जो आपको मैसेजिंग मिली है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ साकिब की तरफ से। जी, वो अफ़गानिस्तान का जो है, हमने जो बात की गई है वो बहरहाल बड़े अरसे बाद इस किस्म की बात हुई है। उसका मतलब ये है कि कुछ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है काफ़ी, जिसकी वजह से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है उन्होंने रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान, जिसको अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया, उसकी बात की है। उन्होंने कहा वो दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है और उसका बुनियादी जो मकसद था नेशनल एक्शन प्लान का, जो रिवाइज भी हुआ, उसमें क्लियर होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। फौज का काम है इलाके को क्लियर करना और उसको होल्ड करना फॉर द टाइम बीइंग, कि सिविल इंतज़ामिया अपने पंजे जमा ले, वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह बाकी चीज़ें उस तरह से वो कर ले उस तरह से। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो बात की है वो बहुत अहम है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई नो गो एरिया नहीं है। दैट मीन्स कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसे लोग बैठे हो जहाँ कोई जा ना सकता हो, आ ना सकता हो। ये एम्बुश करना, अटैक करना, भाग जाना, अटैक करके रास्ते में निहत्थे लोगों को उतार के मार देना, ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ऐसी कुछ जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर जहाँ किसी ज़माने स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ टेररिस्ट होता था। इधर हमारे केपी के बॉर्डर एरियाज़ में या बलूचिस्तान में कुछ एरियाज़ थे, तो अब पाकिस्तान में कम नो गो एरिया कोई नहीं है। अब सिविलियन इंतज़ामिया पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें अपना पूरी तरह हाथ बटाएं, फौज भी उनका हाथ बटा रही है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिसको इमरान खान का नाम आ जाता है तो सारे मुंह तोपों का रुख उधर हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें थी और जी, इसलिए मैं इसको ज़रा हाईलाइट करना चाहता था कि ये भी चीज़ें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं, उन पर भी तवज्जो दें, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पूरे आपने अच्छा किया तरमीम का बता दिया और साथ आपने कसरे नफसी से काम लिया कि कुछ थोड़ा सा इख्तियारात कम किए गए थे। हाँ। ये बिल्कुल फारिग कर दिया गया था नया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें आपने तो सरसरी तौर पे बयान किया है, मैं थोड़ा सा वजाहत से उसको बयान कर देता हूँ। मैं तो न्यूट्रल हूँ। टैक्स मामलात में जो है वो फारिग कर दिया गया। वफाकी काबीना, उस सूबाई काबीना, उसकी ज़ैली कमेटियाँ, इकनॉमिक कौंसल, इकनॉमिक कमीशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 5 साल से जो ज़्यादा हो गए मुकदमात वो नहीं खोले जा सकते। 1999 से जो मौसर माजी है ये, फिर इसका जो वो है, और फिर जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है दुनिया भर में वाइट कॉलर क्राइम में ओनर्स ऑफ प्रूफ जो एक्यूज्ड होता है उस पर होता है, क्योंकि जब आप उसकी जायदाद पकड़ते हैं और वो उसकी वजाहत नहीं दे सकता अपने इनकम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, सोर्स ऑफ इनकम को, तो उसने साबित करना होता है कि ये मेरे जायज़ मैंने कमाया है। वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। विसल ब्लोअर, अगर मैं कहता हूँ जी इसने करप्शन की है, मैं सबूत भी देता हूँ, वो कहता है आप साबित करो इसको बैठ के यहाँ पे, उससे हमने नहीं पूछना जब तक तुम साबित नहीं करोगे। और 14 दिन के रिमांड की आपने बात की, मेरे ख्याल दोबारा इन्होंने खुद अमेंडमेंट करके 40 कर दिया था उसको, क्योंकि इमरान खान साहब पे लागू हो रहा था। तो जी उसको 40 डेज किया था उसको दोबारा से, तो वो क्या। हाँ जी, अच्छा फिर दूसरी वजह ये है, आपने ये अच्छा किया बता के, क्योंकि मैंने पूरा फैसला पढ़ा है काजी फायज साहब का, उसमें कोई बड़े से बड़ा कानूनदान मुझे पढ़ के बता दे कि कौन सी तरमीम के बारे में ये फैसला है, क्या तरमीम थी और उनकी क्या वजह थी कि वो दुरुस्त है और उनमें क्या लॉजिक है। जाहिर है एक फैसला आप तरमीम पे कर रहे हैं तो आपको बताना तो चाहिए ना कि भाई ये बहुत अच्छी तरमीम है, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, इसमें उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब के खूब लत्ते लिए हैं जी कि उनको कानूनी और आईनी उन्होंने अपने आप को एम्पावर कर लिया। शायद ये भूल गए कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनको बगैर मांगे आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया था। जफर अली शाह केस है, इतना मशहूर केस है वो, जो मार्शल लॉ चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा करते जी इसको लेजिटिमेट कर दे, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब थे, और जब उन्होंने लेजिटिमेट किया उसको मार्शल लॉ को जो उन्होंने जवाज बख्शा, तो आखिरी लाइन में उन्होंने कहा जी अगले 3 साल वो आइन में कोई भी तरमीम कर सकते हैं, और खुद पीरजादा साहब परेशान थे कि जी बिल मांगे भी हमें बहुत कुछ मिल गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया था। आप उसके
पार्लियामेंट का इख्तियार है उसको पास करना कानून को या ना पास करना, वो अपनी जगह पे है। तो लेकिन इसमें जस्टिस बंदियार और एजाजुल हसन साहब और मंसूर अली शाह साहब ने अगर उसको अपने नुक्ता नज़र से देखा है तो उनको जिक्र करना उनका इस तरीके से कि वो थोड़ा सा यानी ज़रा बैड सेंस में चली जाती हैं चीज़ें कि आप ब्रदर जजेस के बारे में भी कमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा पढ़ लें वो, हाँ उसको फैसले को, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस कानून में क्या गड़बड़ थी, कहाँ खराबी थी